हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज के क्लास में हम लोग 12th फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसका अध्ययन करेंगे। खगोलीय दूरदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम लोग आकाशीय पिंड, ग्रह, तारे आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से होता है खगोलीय दूरदर्शी, इसका रेखा चित्र, कार्य विधि एवं आवर्धन क्षमता किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं देखते हैं आज के क्लास में। तो देखिए, खगोलीय दूरदर्शी जिसे आकाशीय दूरदर्शी भी कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, तो देखिए इसमें दो लंबी नलियां होती है। एक नली जो होता है वह बड़ा होता है और एक छोटी नली होती है। ठीक है, बड़ी नली जो होता है उसमें एक लेंस लगा रहता है, वह वस्तु की ओर होता है। ठीक है जी, और जो छोटी नली होती है उसके किनारे पर जो लेंस लगा रहता है वह आंखों की तरफ रहता है। क्लियर? तो जो लेंस जो है वह वस्तु की तरफ रहता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस यानी अदृश्यक लेंस कहा जाता है, और जो लेंस जो है वह नेत्र की तरफ रहता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें ये आपका दूरदर्शी के दोनों नलियों के किनारे पे लगा हुआ दो लेंस है। यह लेंस जो है उत्तल लेंस, वह आकार में बड़ा होता है और इसकी फोकस दूरी भी अधिक होते हैं, और बड़ी वाली नली के किनारे पर यह लगा रहता है अदृश्यक लेंस, वस्तु की ओर रहता है, अर्थात वस्तु को जिधर से हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये जो आपका लेंस दिख रहा है वो अदृश्य की तुलना में छोटा होता है, इसकी फोकस दूरी भी कम होती है, और यह छोटी वाली नली के किनारे पर लगा रहता है जिधर से हम लोग आंख से वस्तु को देखते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से जो दो लेंस है वह दूरदर्शी के दोनों किनारों पर लगा रहता है। पतली वाली नली में बड़ी वाली नली को उसके अंदर चलाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से खगोलीय दूरदर्शी है। अब देख लेते हैं कि इसका किरण आरेख किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो देखिए, यह आपका एक उत्तल लेंस नजर आ रहा है। चूंकि यह लेंस वस्तु की ओर है अतः इसे अदृश्यक लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और इसके प्रकाश केंद्र जो होता है उसको O से शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस दूरदर्शी की सहायता से आकाशीय पिंड यानी अन्य ग्रह, तारों आदि का यानी खगोल पिंडों का अध्ययन किया जाता है जो बहुत अत्यधिक दूर पर होता है। ठीक है जी, बहुत अधिक दूर पर होता है, यानी यह मान सकते हैं कि यह अनंत में होता है। ठीक है, अब देखिए कोई प्रकाश किरण जो है उत्तल लेंस पर आपतित हो रहा है, तो अपने को पता है उत्तल लेंस कौन सा लेंस है, एक अभिसारी लेंस है जो प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है। ठीक है, और एक प्रकाश किरण जो प्रकाश केंद्र से गुजरता है वह सीधा चला जाता है। क्लियर? चूंकि देखिए यहाँ पे कोई भी वस्तु है जो बहुत अत्यधिक दूरी पर है, एक भी ले लेते हैं, और बहुत अत्यधिक दूरी पर यानी अनंत पर है, तो उत्तल लेंस के प्रतिबिंब रचना से हम लोग देख चुके हैं कि अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे प्राप्त होता है। देखिए मुख्य अक्ष से होते हुए फोकस पर बनेगा। क्लियर? यहाँ पर तो इस प्रकार से देखते हैं कि दूर वस्तु जो है एक भी उसका वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब हमको B1 A1 फोकस पे प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ से ये प्रकाश केंद्र से ये B1 यानी OB1 की दूरी ये फोकस दूरी हो जाएगा, इसको F से शो करते हैं, और चूंकि ये अदृश्यक के लिए है इसलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग F1। तो OB1 की बीच की दूरी कितना प्राप्त हुआ? F1 प्राप्त हुआ। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए ये जो प्रतिबिंब है B1 A1 वो अदृश्यक लेंस के लिए है। क्लियर? तो अब ये जो नेत्रिका वाली लेंस होता है, क्लियर जी, ये पतली नली में लगा रहता है। पतली नली को बड़ी नली जो है अदृश्यक लेंस वाला उसके अंदर इतना चलाते हैं कि ये जो आपका प्रतिबिंब है इस लेंस के लिए वो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। तो हम लोग उत्तल लेंस के प्रतिबिंब रचना में देख चुके हैं कि अगर कोई वस्तु जो है वह फोकस और नेत्रिका के मध्य रहता है तो उसका आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब उसी ओर प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि ये जो आपका प्रतिबिंब A1 B1 अदृश्यक लेंस के लिए रहता है, लेकिन यह नेत्रिका लेंस E के लिए जिसका प्रकाश केंद्र E से शो करते हैं, क्योंकि यह आंख की ओर रहता है, यह लेंस के लिए A1 B1 जो है वह वस्तु का काम करता है, और चूंकि यह फोकस और नेत्रिका के मध्य में है अतः इसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब उसी ओर प्राप्त होता है।
ठीक है, देखिए यहां से चलने वाली प्रकाश किरण जो है वह मुख्य अक्ष की ओर मुड़ गया और एक प्रकाश किरण जो प्रकाश केंद्र से गुजरता है सीधा चला जाता है। जब इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं इस प्रकार से तो दोनों जो है यहाँ पे प्राप्त होता है और इसका B1A1 के लिए आभासी और सीधा प्रतिबिंब B2A2 ये आपका प्रकाश केंद्र और जो वस्तु था A1B1 नेत्रिका के लिए उसके मध्य प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो किरण आरेख है दो अलग अलग स्थितियों में हम लोग ज्ञात करते हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब एक बार स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और जब अंतिम प्रतिबिंब एक बार अनंत पर बने। तो ये जो आपका किरण आरेख नजर आ रहा है यह है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। चूंकि देखिए नेत्रिका ई के लिए A1B1 वस्तु का काम कर रहा है तो यहां से आपका ई से B1 की दूरी जो है वह वस्तु की दूरी हो जाएगा और नेत्रिका के लिए इसलिए यू ई से शो करते हैं। क्लियर यहां तक? तो इस प्रकार से आपकी किरण आरेख और कार्य विधि प्राप्त होता है। देखिए दूर जो वस्तु ए बी है उसका अंतिम प्रतिबिंब B2A2 हमको क्या प्राप्त होता है, यह आपका उल्टा प्राप्त होता है और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। और इस प्रकार से जब इसको हम लोग अपनी आंखों पर देखते हैं, ठीक है जी, तो यह बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। आंखों पर बनाया गया दर्शन कोण का मान बढ़ जाता है और दूर कोई भी वस्तु जो है अपनी आंखों पर बड़ा हमको दिखाई देता है। क्लियर? तो अब देख लेते हैं हम लोग आवर्धन क्षमता। ठीक है जी, तो आवर्धन क्षमता क्या होता है? देखिए खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। देखिए अंतिम प्रतिबिंब B2A2 द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण कितना है? बीटा। और वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, देखिए वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण ये अल्फा है। तो चूंकि ये कोण और ये कोण बराबर है शीर्षाभिमुख कोण तो ये भी कितना हो जाएगा? अल्फा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे आवर्धन क्षमता M = अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण कितना है? बीटा अपान वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण कितना ले लेते हैं? अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए यदि अल्फा व बीटा का मान अल्प है तो यदि अल्फा व बीटा का मान अल्प है तो अल्फा की जगह में हम लोग लिख सकते हैं 10 अल्फा और बीटा की जगह में हम लोग लिख सकते हैं 10 बीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वैल्यू को हम लोग यहां रख लेते हैं। तो देखिए अपने को क्या प्राप्त होगा? आवर्धन क्षमता M = यहां पर देखिए बीटा, तो बीटा की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10 बीटा अपान अल्फा। तो अल्फा की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10 अल्फा। ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए अपने को क्या क्या निकालना है? 10 बीटा और 10 अल्फा। क्लियर? तो सबसे पहले 10 बीटा देखिए ये हमको एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है जिसमें ये 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज A1EB1 में तो यहां पर हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज A1EB1। तो समकोण त्रिभुज A1EB1 में ठीक है क्या चाहिए अपने को? 10 बीटा। तो यहां पर लिखेंगे 10 बीटा और 10 = क्या होता है? लंब अपान आधार। तो देखिए न्यून कोण की सामने की भुजा A1B1 क्या हो जाएगा? ये आपका लंब हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे A1B1। ठीक है, ये लंब है और आधार क्या है आपका? EB1। ठीक है, दूरी हमेशा प्रकाश केंद्र से नापना है तो ये इसको लिखेंगे हम लोग EB1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 बीटा का मान। क्लियर? अब चाहिए 10 अल्फा। तो 10 अल्फा का मान यहां से निकलेगा समकोण त्रिभुज A1OB1 से। तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज A1OB1 में। ठीक है, समकोण त्रिभुज A1OB1 में क्या चाहिए अपने को? 10 अल्फा = लंब अपान आधार। न्यून कोण के सामने की भुजा A1B1 ये हो जाएगा लंब और आधार क्या होगा? देखिए OB1 ये हो जाएगा आपका
आधार। तो इन दोनों मान को कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए अपने को क्या प्राप्त होगा समीकरण 1 में, f इज इक्वल टू टेन बीटा। तो टेन बीटा का मान कितना है, a1 b1 अपान ई b1 क्लियर, और अपान टेन अल्फा। ठीक है, तो नीचे में बटा करेंगे तो ऊपर जाके इंटू होके पलट जाता है। ठीक है, तो टेन अल्फा का वैल्यू a1 b1 अपान o b1 है, वो ऊपर जाके पलट जाएगा और क्या प्राप्त होगा अपने को, o b1 और ये a1 b1 नीचे आ जाएगा। क्लियर, तो अब देखिए a1 b1 और a1 b1 कट जाएगा तो अपने को प्राप्त होगा m इज इक्वल टू ऊपर में बचेगा o b1 और नीचे में ये दोनों कट गया तो नीचे में प्राप्त हुआ अपने को e b1। क्लियर, तो इस प्रकार से m इज इक्वल टू o b1 अपान e b1। अब हम लोग प्रयोग करेंगे चिन्ह परिपाटी का। तो चिन्ह परिपाटी का मान देखिए किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो देखिए चिन्ह परिपाटी से चिन्ह परिपाटी से देखिए क्या चाहिए अपने को, OB1। ध्यान से देखिए OB1 यानी अदृश्य के प्रकाश केंद्र से इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी OB1 कितना है, ये फोकस दूरी f1, और चूंकि ये उत्तल लेंस है, लेंस की उस ओर बनने वाले प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। फिर क्या चाहिए अपने को, EB1। ठीक है, नेत्रिका वाले प्रकाश केंद्र से ये वस्तु का काम कर रही है UE और लेंस के सामने की ओर है, इस कारण से क्या हो जाएगी, ये माइनस UE है। ठीक है, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी जो होता है वह ऋणात्मक होता है। तो इन दोनों मानों को यहाँ पर रख देंगे हम लोग, तो अपने को आवर्धन क्षमता प्राप्त होगा m इज इक्वल टू OB1। तो OB1 का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे हम लोग FO और अपान EB1। तो EB1 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे माइनस UE। क्लियर, तो इस प्रकार से इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। क्लियर इतना। तो इस प्रकार से देखिए सामान्य स्थिति में आवर्धन क्षमता का मान है। अब हम लोग इसको दो अलग अलग स्थितियों में ज्ञात करेंगे। पहला स्थिति है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त होगा, और दूसरा देखेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो पहला स्थिति यहाँ पर लिखते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त होता है या बनता है। क्लियर, तो इस प्रकार से देखिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो यहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे लेंस सूत्र से। ठीक है, तो लेंस सूत्र क्या होता है, देखिए आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है इतना। तो अब देखिए हमको ये सब वैल्यू निकालना है अंतिम प्रतिबिंब के लिए। तो अंतिम प्रतिबिंब कौन से लेंस से बनता है, नेत्रिका से, और नेत्रिका कौन सी लेंस है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है, और नेत्रिका इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग AP। भी क्या चीज है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक है जी, ये स्पष्ट दृष्टि की क्या है, न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए हम लोग D का प्रयोग करते हैं, और आपतित किरण की दिशा में इसलिए यहाँ माइनस D हो जाएगा। और U क्या है, वस्तु की दूरी, कौन सी लेंस के लिए, नेत्रिका के लिए UE, और ये आपतित किरण की दिशा में है, इस कारण से यह हो जाएगा माइनस UE। अब इन सभी वैल्यू को हम लोग यहाँ रखेंगे। देखिए 1/f, तो f की जगह में हो जाएगा ये FE इज इक्वल टू 1/v। तो v का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -v और
1/u, तो u की जगह में हम लोग लिखेंगे यहाँ माइनस ui। तो क्या मिलेगा देखिए अपने को 1/AP इज इक्वल टू -1/d और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 1/u। क्लियर यहाँ तक? तो अब देखिए अपने को इसमें रखने के लिए क्या चाहिए 1/u। इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा देखिए अपने को 1/u माइनस 1/d, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 1/d, ठीक है। और 1/AP पहले से इसी तरफ था तो इतना ही प्राप्त होगा। अब इस मान को हम लोग रखेंगे समीकरण 2 में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होता है क्या प्राप्त होता है, यह आपका माइनस, ठीक है, माइनस एक और 1/u। तो 1/u की जगह में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/d प्लस 1/AP, ठीक है। और क्या कर सकते हैं देखिए यहाँ से माइनस एक को और 1/AP क्या करते हैं हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। 1/AP कॉमन निकालेंगे तो 1/AP कॉमन निकालें तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा यहाँ पे, और चूंकि 1/d इसमें क्या है आपका 1/AP नहीं है तो यहाँ पर लिख सकते हैं AP/d। क्लियर? जब इसको अंदर ले जाएंगे तो फिर से इतना प्राप्त होगा AP, और AP कट जाएगा तो फिर से इतना प्राप्त होगा, ठीक है। इस प्रकार से जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता का वैल्यू होता है m इज इक्वल टू माइनस 1/AP और ब्रैकेट में 1 प्लस AP/d। क्लियर? तो यह है आपका जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब ये आवर्धन क्षमता का वैल्यू है। इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन 3। क्लियर? अब और क्या निकालते हैं देखिए नली की लंबाई, एक नंबर का आता है नली की लंबाई यानी दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो इस कंडीशन में देखिए आपका नली की लंबाई L ले लेते हैं और नली की लंबाई माने दोनों लेंसों के बीच की दूरी यानी OB1 प्लस EB1। तो यहाँ पर लिखेंगे OB1 प्लस EB1, ठीक है। तो नली की लंबाई L इज इक्वल टू OB1 कितना है ये 1O और प्लस EB1 ये कितना है U। क्लियर? तो ये मिल गया अपने को नली की लंबाई। क्लियर? अब इसके बाद स्थिति 2 देखते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है। तो देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे स्थिति सेकेंड जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है जी, ठीक है, जब वस्तु कहां पे हो फोकस पे हो। तो इसके लिए क्या करना है देखिए एक और चित्र बनाते हैं हम लोग। इसके लिए क्या करना है ये जो वस्तु है फोकस पे होना चाहिए जी, ये आपका फोकस हो जाएगा नेत्रिका के लिए AP। और ध्यान दीजिए हम लोग उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब रचना में देख चुके हैं कि जब वस्तु फोकस पे होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है देखिए अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो देखिए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा जब वस्तु फोकस पे है तो इस प्रकार से ये आपका सीधा हो जाएगा। क्लियर? सीधा मतलब कहाँ पे मिलेगा ये अनंत पर प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में जो है ध्यान दीजिए वस्तु की दूरी जो u था UE वो किसके बराबर हो जाएगा AP के बराबर हो जाएगा। अनंत पर बने तो वस्तु की दूरी UE जो है वस्तु की दूरी UE था वो किसके बराबर हो जाएगा AP, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 कितना प्राप्त हुआ था m इज इक्वल टू माइनस
एफ ओ अपॉन यू ई, तो यू की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए एफ ई। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 4। यह है आपका आवर्धन क्षमता का वैल्यू जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। क्लियर। अब देखते हैं लास्ट में हम लोग नली की लंबाई। ठीक है, तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है तो नली की लंबाई क्या होगा, देखिए OB1 प्लस EB1। ठीक है, OB1 प्लस EB1, तो नली की लंबाई L इज इक्वल टू OB1 कितना है, देखिए FO और प्लस EB1 ये कितना है, AP। तो यह हो जाएगा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो नली की लंबाई। क्लियर। और पूछा जाता है कि खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, अर्थात कि हमको प्रतिबिंब को और बड़ा करके देखना है। क्लियर। इसके लिए देखिए आप लोग समीकरण 4 ले सकते हो या समीकरण 3, दोनों में ही FO जो है वह आवर्धन क्षमता के अनुक्रमानुपाती है और AP जो है यानी नेत्रिका के लिए फोकस दूरी वो आवर्धन क्षमता M के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात FO को बढ़ाना है तभी आवर्धन क्षमता बढ़ेगा। FO माने अदृश्यक के लिए फोकस दूरी को हमको अधिक दूरी तक प्राप्त करना। इस प्रकार से पतली वाली जो नली रहता है, नेत्रिका वाली नली, उसको अदृश्यक नली के साथ इस प्रकार सेट करते हैं कि हमको फोकस दूरी जो है अदृश्यक के लिए अधिक प्राप्त हो। और ये व्युत्क्रमानुपाती है, नेत्रिका के लिए फोकस दूरी, इसका मान कम होगा तो M बढ़ेगा। अर्थात कि पतली वाली जो नली रहता है, नेत्रिका वाली नली, उसको अदृश्यक नली के अंदर इस प्रकार से सेट किया जाता है कि नेत्रिका के लिए फोकस दूरी कम प्राप्त होगा और ये कम प्राप्त होगा तो प्रतिबिंब जो है वह हमको बड़ा प्राप्त होगा, यानी आवर्धन क्षमता का मान बढ़ जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से खगोलीय दूरदर्शी कंप्लीट होता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, उसका किरण आरेख कार्य विधि एवं दो अलग अलग स्थितियों में आवर्धन क्षमता किस प्रकार से प्राप्त होता है, आज के क्लास में हम लोगों ने देख लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसमें फिजिक्स का क्लास जो है आप लोग देखते रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फिजिक्स का बेस्ट नॉलेज आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्लास को देखते रहिए। थैंक यू। ऑल फिजिक्स स्टूडेंट, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।